कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रमुख प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंट थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इस आर्टिकल में जो एक जर्नल में पब्लिश हुआ, ये जर्नल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का था और ये 1992 में प्रकाशित हुआ। और इसमें वो संरचनावादी सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में वो देते हैं, उसका उन्होंने खाका खींचने का काम किया था। तो अलेक्जेंडर वेंट का आर्टिकल एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ये नाम याद रखना जरूरी है आपके द्वारा। आगे जाकर अलेक्जेंडर वेंट अपनी किताब भी लिखते हैं जिसका नाम वो देते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसमें वो नियो रियलिज्म की आलोचना करते हैं। वेंट का जो ये सिद्धांत है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का, उसकी मूल मान्यताएं क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो पहले जो मूल मान्यता है या जो बेसिक अजम्पशन है वेंट के सिद्धांत का, उसके अनुसार विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता प्राकृतिक नहीं है। यानी जो नियो रियलिस्ट कहते हैं कि विश्व अराजक है, एनार्किक है, और स्टेट्स आर ऑलवेज इन एनार्किक स्टेट, तो उसके लिए वेंट कहते हैं ये एक प्रकार से क्रिटिसिज्म भी है नियो रियलिज्म का, और साथ ही साथ सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत की मूल मान्यता भी है कि विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यानी ऐसा हमेशा से नहीं रहा है, और इट इज समथिंग विच इज नॉट नेचुरल, इट इज इन फैक्ट मैन मेड, ये मानव के द्वारा बनाई गई है, यानी अराजकता मानव के द्वारा बनाई गई है। अगर ये मानव के द्वारा बनाई गई है, अब तो इसका मतलब है कि उस पर परिवर्तन किया जा सकता है, अराजकता से हम आगे बढ़ सकते हैं, अराजकता को हम चेंज कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और एक वेल ऑर्डर्ड व्यवस्था बना सकते हैं। तो विश्व व्यवस्था में विद्यमान अराजकता कतई बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाई गई है। और मानव कैसे बनाता है? ये जो अनार्किक सिस्टम है वो मानव के विचारों का ही परिणाम है। यानी आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। उनका मानना है कि विश्व की जो व्यवस्था है दैट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन आइडियाज, मानव के विचारों का परिणाम है ये विश्व व्यवस्था में जो अराजकता विद्यमान है। यानी मानव के विचारों में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो अराजकता की स्थिति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी संभावना दिखाई देती है इस मूल मान्यता के माध्यम से। तो वेंट के अनुसार आइडिया जो मनुष्य से जन्म लेता है उसी से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पावर या शक्ति का विचार उत्पन्न हुआ और मॉर्गेंथो ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र निरंतर शक्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और शक्ति से क्या मिलता है? उसे सुरक्षा मिलती है, उसका जो राष्ट्र हित है वो सुरक्षित होता है। जैसे जैसे ये आइडिया विभिन्न देशों में प्रसारित हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, सभी राष्ट्र अधिक शक्ति पाने की कोशिश करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि पावर से ही हमें क्या मिल सकता है? सुरक्षा मिल सकती है। तो पावर वॉज ऑल्सो एन आइडिया, और ये आइडिया जब प्रसारित हुआ सभी देशों में और सभी देश पावर के लिए संघर्ष करने लगे, स्ट्रगल करने लगे, तो उससे क्या हुआ? सिक्योरिटी डिलेमा का जन्म हुआ। सिक्योरिटी डिलेमा यानी कि सभी अपनी शक्ति तो बढ़ाना चाहते थे पर दूसरे की शक्ति से भयभीत भी होते थे कि सामने वाला हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसने क्या किया? एक एनार्किक स्टेट को जन्म दिया, एक अराजकतावादी जो राज्य है उसका निर्माण किया। यानी एक आइडिया विच वाज गिवन बाय मॉर्गेंथो एंड अदर रियलिस्ट, और जो शक्ति का विचार था उसने सुरक्षा के
डिलेमा को जन्म दिया, द्वंद्व को जन्म दिया। और इसने क्या किया, एक एनार्किक स्टेट का निर्माण किया जहां सभी राज्य बैलेंस ऑफ पावर को अपने में करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे या संधियां कर रहे थे या अन्य प्रकारों से संधियों के माध्यम से, आर्थिक सहायता के माध्यम से, साधनों के माध्यम से वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए थे। यहाँ तक कि जो गरीब देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको भी ये आइडिया बेच दिया गया और डेवलप कंट्रीज के द्वारा। और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ये भी शस्त्र खरीदने की दौड़ में लग गई और उस दौड़ में उन्होंने क्या किया, जो उनका मूल काम था ह्यूमन सिक्योरिटी का, अपने देश की जनसंख्या के उद्धार का, इमेंसिपेशन का, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको नहीं दे रहे थे, अस्पताल नहीं बना रहे थे, शिक्षा नहीं दे रहे थे, बल्कि किस पर खर्च कर रहे थे, हथियारों पर खर्च कर रहे थे। तो ये आइडिया पावर का, जिसने सिक्योरिटी डिलेमा को जन्म दिया और जिसने एनार्किक स्टेट को जन्म दिया। तो अब इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसा आइडिया होगा वैसा ही विश्व बनेगा, वैसी ही वैश्विक व्यवस्था का निर्माण होगा। यानी विश्व क्या है, एक कंस्ट्रक्ट है विच इज मेड बाय एन आइडिया। अब ये एनार्किक होगा या ऑर्डर्ड होगा, ये उस आइडिया पे डिपेंड करता है जिसको फ्लोट किया जाता है। अच्छा, आइडिया कौन फ्लोट करता है, किसका आइडिया ज्यादा पॉपुलर होता है? जो देश डेवलप्ड है, जिसके पास ताकत है, वो अपने विचारों को ज्यादा लोगों के बीच, राज्यों के बीच में लोकप्रिय बना सकता है। जैसे अमेरिका, हम लोगों ने बात की कि अमेरिका ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी कि इस तरीके का खान पान अच्छा है, कोका कोला अच्छा है, या पिज्जा बर्गर अच्छा है, या और भी इस तरीके के आइडियाज जो थे वो हमारे मन में बैठ गए। और मॉडर्निटी का भी एक आइडिया हमारे अंदर बैठा दिया गया कि जैसे अंग्रेज जब यहाँ पे थे, ब्रिटिश थे, तो उन्होंने बता दिया कि धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति पिछड़ा हुआ है और पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति मॉडर्न है। तो मॉडर्निटी के का कुछ कॉन्सेप्ट बना दिया गया और वो जो आइडिया था उसको, क्योंकि वो ताकतवर थे, इसलिए हमारे द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आइडिया किसका पॉपुलर होगा? जो ताकतवर है। वो अपने आइडिया को सबके बीच में पॉपुलर करके कैसा वर्ड बनाएगा जो उसके लिए कंड्यूसिव हो, जो जिससे उसको लाभ हो। तो यही काम किया गया और एक जो विश्व था उसका निर्माण किया गया, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को देने वालों का मानना है कि चूंकि विश्व की जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मैन मेड है, मानवीय विचारों से बनी है, मानव विचार से बनी है। और अगर मानव विचार से कोई चीज बनी है तो उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसमें हम चेंज ला सकते हैं। तो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है और उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दूसरी जो मान्यता है, अजम्पशन है, वो दी गई सामाजिक संरचनावादी वेंट के द्वारा। तो वेंट के अनुसार विश्व व्यवस्था मानव के विचार या व्यवहार का परिणाम होता है और मानव के विचार या व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं रहते, एक समान नहीं रहते हैं। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वस्तुनिष्ठ कहना या वैज्ञानिक कहना गलत होगा। तो जो नियो रियलिस्ट के द्वारा बात कही गई थी उसकी इसमें आलोचना भी दिखाई दे रही है। और जो थर्ड अजम्पशन सामाजिक संरचनावादियों का है वो भी इसमें दिखाई देता है कि विश्व व्यवस्था कैसी है, नेचुरल नहीं है, मानव के विचार या व्यवहार का परिणाम है। और मानव के विचार या व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। मानव कैसा होता है? डायनामिक होता है, गतिशील होता है। उसको हम लैब में रखकर नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जड़ है। वो निरंतर उसमें बदलाव आता है। आज हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कल नहीं अच्छी लगती। आज हमारे विचार कुछ हैं, कल हमारे विचार परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए जो विश्व व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आ सकता है। अब एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि साम्यवाद की जो विचारधारा थी वो
जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो वहाँ का नेतृत्व था, उसको उचित लगा और उस नेतृत्व ने राजतंत्र का अंत करके सोवियत संघ में एक साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया। लेकिन 1989 तक आते-आते क्या आप देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था से रूस के लोगों का, यूएसएसआर के लोगों का मन उचट जाता है, डिसएन्चांटमेंट हो जाता है और वो उस व्यवस्था का अंत करके फिर किस ओर चले जाते हैं, एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की ओर चले जाते हैं। वे जनतंत्र और लोकतंत्र को ले आते हैं। अब 1990 से लेकर आज कितने साल हो रहे हैं? 30 साल। 30 साल के बाद हम फिर क्या देखते हैं कि एक बार फिर वहां पर झुकाव किस ओर हो रहा है? साम्यवाद की ओर हो रहा है। तो मनुष्य का व्यवहार कैसा है? वो निरंतर बदलता रहता है और चूंकि विश्व व्यवस्था विचार के आधार पर बनती है, मनुष्य के विचार के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, और मनुष्य का व्यवहार बदलता है, इसलिए विश्व व्यवस्था भी बदलती रहती है। और इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते और वैज्ञानिक नहीं कह सकते। ये एक ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस क्या बात कहता है? जहां पर जितनी भी बार हम प्रयोग को करें, हमारा जो जवाब है वो वही आना चाहिए, तभी हम उसकी वैधता को जांच सकते हैं, जो मनुष्य के लिए, राज्य के लिए कहना संभव नहीं है। तो जो नियो रियलिस्ट का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था कैसी है, ये एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक व्यवस्था है, वो गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा वेंट का मानना है। उदाहरण आपको दे सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पावर का विचार बहुत पॉपुलर हुआ और हमने देखा कि एक एनार्किक वर्ल्ड सिस्टम बन गया और ऐसा लगने लगा कि विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है, कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। उसी तरीके से अगर हम शांति का विचार लेकर आ जाए, शांति की विचारधारा लेकर आ जाए और हम उसको लोकप्रिय बनाए, तो क्या विश्व को हम परिवर्तित नहीं कर सकते? क्या अपने उस विचार से हम एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते जिसमें अनार्की ना हो? तो ये भी तो संभव है। यानी संरचनावादियों की जो एक और मान्यता है, एक और अजम्पशन है, उनके अनुसार इस विश्व में सभी कुछ कैसा है? मानव के द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं है। और चूंकि प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, इसलिए इस विश्व व्यवस्था को पुनः बनाया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या उसको नियमित किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। नव यथार्थवादी कहते थे कि विश्व में सिक्योरिटी डिलेमा है और इस वजह से विश्व में अराजकता है। और उसके विपरीत सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार राज्य जिस भी स्थिति में रहते हैं, वो उन्हीं के द्वारा बनाई हुई स्थिति है। तो अ, अगर हम सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को देखें और उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ें, तो हम कह सकते हैं कि विश्व व्यवस्था में यदि संघर्ष है, तो उसको नियमित करा जा सकता है और हम एक शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकते हैं। बिकॉज क्या हम देख रहे हैं कि देयर इज सेंट्रल रोल ऑफ आइडिया, विचारों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है विश्व व्यवस्था के निर्माण में। इसीलिए सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को हम आइडिएशनल या नॉर्मेटिव सिद्धांत का भी नाम देते हैं। और जैसे हमने देखा कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो एक नए विचार का जन्म हुआ जिसमें हमने आर्थिक पुनर्निर्माण पर ज्यादा जोर देते हुए देखा राज्यों को। भूमंडलीकरण का दौर आरंभ हुआ और एक फ्री ट्रेड की बात कही जाने लगी कि राज्यों के बीच में सामान का, वस्तुओं का फ्री फ्लो होना चाहिए। तो ये एक नया विचार था और अब आर्थिक जो विचार था उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया और हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड क्या बन गया? एक मार्केट के तौर पर
विश्व का निर्माण हुआ, जहां पहले हम देखते थे कि विश्व दो खेमों में बटा हुआ था और उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे, जो मिलिट्री रिलेशंस थे, दे वर मोर इम्पोर्टेंट. नाउ व्हाट वी सी दैट इकोनॉमिक रिलेशंस बिकेम more important. So there is central role of idea and norms in international politics according to social constructivists. एक और उदाहरण आपको दें कि सैमुअल पी हटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आइडिया दिया. उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं किया जाता है तब क्या होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा. नाउ that was one idea, clash of civilization, which will lead to anarchy, which will lead to conflict, which will lead to war. लेकिन उसके जवाब में एक और विचार आया जिसमें कहा गया कि विभिन्न राज्यों के बीच में या कहिए धर्मों के बीच में क्या हो सकता है, डायलॉग्स हो सकते हैं, इंटरकल्चरल एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग, पीस थ्रू दीज डायलॉग्स की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं और जो विभिन्न धर्म हैं उनके बीच में बातचीत करके शांति की स्थापना. तो एक और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आइडिया जो अमेरिका से निकला, और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, इंटरकल्चरल एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग्स, जिससे शांति स्थापित हो, जिससे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ना हो. तो दिस was one idea, whereas we see another idea of clash of civilization. इसी समय में अनेक स्थानों पर पीस स्टडी को प्रमोट करने के लिए सेंटर्स बनाए गए, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मालवीय पीस सेंटर का निर्माण किया गया, जिससे शांति अनुसंधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात कही. ये भी एक आइडिया है जिसको फ्लोट किया गया कि शांति पर बातचीत करना, शांति की स्थापना करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए. वेंट ने न्यू रियलिज्म की आलोचना करते हुए ये भी कहा कि अगर सब कुछ साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपने देख ही लिया कि कैसे इट इजंट ऑब्जेक्टिव बिकॉज थिंग्स आर ऑलवेज चेंजिंग. और साइंटिफिक स्टडी कैसी, क्या मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकें. साइंस में तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हमने कुछ अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर हमने कुछ प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की. जैसे मौसम विज्ञान है तो मौसम का जो भी है अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पे कुछ प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि कब स्टॉर्म आएगा, सुनामी आएगा, कब ठंड अधिक होगी, ज्यादा कम होगी, वगैरह वगैरह वगैरह. उसी तरीके से अगर नियो रियलिस्ट जैसा कि कहते हैं कि उनकी जो स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन की वो साइंटिफिक है, तो अगर साइंटिफिक स्टडी है तो उन्होंने क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर पाए वो कि कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा. Why couldn't they make any prediction regarding the end of Cold War? वो अनुमान इसका नहीं लगा पाए. कोल्ड वॉर कब एंड हुआ, जब गोर्बाचोव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने और उन्होंने कुछ नए सिद्धांतों को वो लेकर आए, जिस जैसे पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट. और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हम किस ओर बढ़े, हम शीत युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़े. लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रेडिक्शन नियो रियलिस्ट नहीं करते हैं और इसलिए वेंट चैलेंज करते हैं नियो रियलिज्म को कि उन्होंने जो बात कही कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उनका सिद्धांत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ये गलत है. आगे हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचनावादी ये